नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं जावेद मोहम्मद। जावेद मोहम्मद को आप जानते होंगे, जून 2022 में जब नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा था, उस वक्त प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पुलिस और नमाजियों के बीच एक क्लैश हुआ था, जिसके बाद से इनके घर को गिरा दिया गया था और इन पर बहुत सारी धाराएँ लगाकर जेल में डाल दिया गया था। पूरे 1 साल 9 महीने 5 दिन बाद ये जेल से बाहर आए हैं। इनसे बात करते हैं, तब बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे सवाल थे, जिनके बारे में उस वक़्त लोगों को नहीं पता चल पाया था। मसलन इनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई, पुलिस ने इनसे क्या बोला, क्या-क्या धाराएँ ऐड की गई, जेल में इनका वक़्त कैसे बीता, तमाम सारी चीज़ें। और जो इनका घर गिराया गया, उसका प्रोसीजर क्या था, क्या नोटिस पहले दिया गया था कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो सवाल हैं और उन सवालों को लेकर हम आज इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपको ये जो 1 साल 9 महीने 5 दिन जेल के रहे, ये कैसा रहा? ये बहुत ही ख़राब रहा, चूँकि हमको तो इन्होंने एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चार्जेस लगाए और हमारे साथ विश्वासघात किया गया। उसके नतीजे में हमें जेल भेजा इन लोगों ने। जबकि जो चार्जेस लगाए गए, जो फ्रेम किए हमारे ऊपर, वो कहीं टिकते नहीं हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई गवाह है इसका, ना कोई सबूत है, ना हम कहीं दिख रहे हैं उस इंसिडेंट में। बस इतना सा मामला था कि एक हमारा इनका सामाजिक रिश्ता था, चूँकि शहर इलाहाबाद में सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह सकते हैं हमको आप, तमाम इश्यूज़ पर हम खड़े रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और समाज के साथ भी। समाज और एडमिनिस्ट्रेशन साइकिल के दो पहिए होते हैं, दोनों मिलकर ही चलते हैं। तो उस सिलसिले में अगर हमें शक होता कि ये हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगेगा, तो शायद हम सामने आते ही ना, तो ये कुछ कर ही ना पाते हमारे साथ। लेकिन जब हमको मालूम हुआ कि साहब आपको बुलाया जा रहा है, स्पेशल सिटी साहब या एसएसपी साहब बुलाना चाहते हैं थोड़ा आपको। शुरुआत से बताइए कि कैसे आपको पता चला कि वायलेंस हो गया है? क्या वायलेंस की जानकारी आपको पता कैसे चली? पुलिस से चली या स्थानीय लोगों से, या आप वहाँ थे? हमको तो देखिए वायलेंस की जानकारी पुलिस से ही मालूम हुई। हम जुमे की नमाज़ पढ़कर जब लौटे घर अपने, तो 2 बजे दरमियान एसएसपी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं? तो हमने कहा अपने घर पर हैं, नमाज़ पढ़कर अभी आए हैं हम। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ईंटा पत्थर चल रहा है। तो हमने कहा हमारी तरफ तो मामला शांत है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम जिस मस्जिदों में नमाज़ पढ़ के आए हैं और इस तरफ की तमाम मस्जिदों में खामोशी है, कोई ऐसा मामला नहीं पेश आ रहा है। तो उन्होंने कहा अटाले पे तो है, अब आप लोग की ज़िम्मेदारी बनती है, कुछ लोग आइए, इसको रुकवाइए। अटाला आपके घर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर था। हम्म। वहाँ हम कभी नमाज़ पढ़ने जाते भी नहीं थे उस इलाके में। अपने हर आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद नमाज़ पढ़ता है। जुमे की नमाज़ हमने वहीं पढ़ी थी। फिर बात उनसे ख़त्म हो गई और उसके पहले सवेरे 9:30 बजे एक बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब का भी फ़ोन आया हमारे पास, ये कहने के लिए कि हमारे पास अभी इनपुट ऐसा मिल रहा है हमको एलआईयू वगैरह से कि लोग काफ़ी भीड़ जमा हो सकती है नमाज के बाद। तो ऐसी सूरत में कुछ लोगों को हम सबरान नागरिकों को बुलाएंगे, इसलिए कि अगर लोग ज़्यादा होते हैं समझाने बुझाने के लिए कोई इंसिडेंट ना होने पाए, तो आप आएंगे? उन्होंने सवाल किया था हमसे। हमने कहा बिल्कुल आएंगे, जब आप बुलाएंगे तो। फिर आधे घंटे बाद 10 बजे के दरमियान हमारे पास एसपी सिटी थे उस वक्त, दिनेश सिंह साहब, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि एक जावेद साहब आप ऐसा करिए कि एक फेसबुक पे मैसेज डाल दीजिए कि जुमे की नमाज़ पढ़कर लोग भीड़ न लगाएं, अपने घर जाएं, और जिसको जो बात कहनी हो तो सरकारी अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से समय लेकर वो मेमोरेंडम वगैरह दे दें, मिलकर हम लोग ले लेंगे। लेकिन कोई बात, घटना, भीड़ भाड़ ये सब ना होना चाहिए। अच्छी बात नहीं है कि गंगा जमुनी तहजीब ख़राब हो शहर इलाहाबाद की। तो हमने कहा ठीक है, हम डाल देते हैं। हमने फ़ौरन अपने फेसबुक पर अपने नाम पर आपने अपील डाली थी? अपील डाली थी। वो अपील लोगों ने एक्सेप्ट भी करी थी और बहुत उसको सराहा भी था, लोगों ने लाइक भी किया था और बहुत लोगों ने 11 फॉरवर्ड। बजे के करीब, नमाज से पहले? नमाज से पहले 10:30 बजे डाल दिया था हमने, आपने डाल दिया? उन्हीं कहने में डाला था हमने, जबकि हमको ऐसा अंदेशा नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी ना कि ये जो नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ था, अगर इस पर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी इस पर इनिशियल कुछ स्टेप ले लेते, तो इतनी बड़ी घटना कभी ना होती, ना कानपुर में होती, ना इलाहाबाद में होती, ना और कहीं होती। तो पूरे भारत में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा दबाने के बजाय गुस्सा बढ़ाया जा रहा था।
जिस आदमी ने गलती जिसने करी है, जिस शख्स ने गलती करी है, उस पर अगर आप कार्रवाई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए भी कर देते तो नॉर्मलाइज हो जाता मामला, कुछ नहीं होता उसमें। वो नहीं होने की वजह से लोग आक्रोशित थे, और उस आक्रोशित होने पर लोगों को आपने इंटरटेन नहीं किया ठीक से। भाई देखिए, जो ईंटा चला उसको तुम कंडेम करते हैं, गलत है, पुलिस पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन लोगों का अधिकार भी तो है ना कि लोग अपनी बात कहें, मांग पत्र दें, मेमोरेंडम दें, तो प्रशासन का काम है उसको रिसीव करें, और रिसीव करके उस पर कार्रवाई ना करें उनका काम है, लेकिन रिसीव करें मेमोरेंडम, ताकि लोगों को शांति तो मिले, साहब हमने जो चिट्ठी बनाई वो दे दिया। ये तो होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा था। इसी का नतीजा है कि जुमे की नमाज में लोगों ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। अब वो भीड़ 500 की थी कि 2000 की थी, हमें आइडिया नहीं, हम तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन जरा सुना कि भीड़ चौराहे पर काफ़ी थी, और उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए शायद पुलिस ने कुछ उस पर लाठीचार्ज वगैरह किया, जिसके नतीजे में लोगों में जो गुस्सा था उस गुस्सा को फूट पड़ा, और कुछ नौजवान लड़कों ने, ऐसा सुनने में आता है कि ईंटें फेंके पुलिस पर। फोटोज भी हमने भी देखे, और इधर से भी फेंके गए, उसमें पकड़ धकड़ भी बाद में हुई। तो ये पुलिस और उन लोगों के बीच में हुआ था, आम पब्लिक के ऊपर इस तरह की कोई पत्थरबाजी आई? पुलिस और प्रोटेस्टर जो नमाजी थे उस वक्त मौजूद वहां पर, जो ज्ञापन देना चाहते थे, उनसे इनका झगड़ा था, क्लैश था, बस इतना सा मामला था, और बहुत बड़ा मामला भी नहीं था। वो 1 घंटे 1.5 घंटे का मामला था, पुलिस उसको बहुत आसानी से शांत कर सकती थी। और पुलिस की नाकामी ये भी कह सकते हैं कि अगर उनको लग रहा था निपुर शर्मा का मामला, भारत बंद का आह्वान कोई कर रहा है, तो वो कौन लोग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस फेल था, पता नहीं कर पाए ये लोग, वरना एक दिन पहले रात में फॉरवर्ड तो चल रहा था ना व्हाट्सएप, वो मैसेज फॉरवर्ड चल रहा था, हमने भी देखा था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा था, और उसकी बाकायदा एक दिन पहले मीटिंग भी एडमिनिस्ट्रेशन ने करी थी इस मामले को लेकर। आपने बताया एहतियात को कि इस तरह का कुछ? हाँ, हमसे पूछा गया था, हमने कहा हमारे पास एक मैसेज आया, हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो मैसेज हमारे मोबाइल से सिटी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया था। जी, सिटी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया था, उनके पास रिकॉर्ड में है, हमारे मोबाइल के रिकॉर्ड में है, और बताया भी था उनको, तो उनका ये मैसेज हमको भी मिला है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो ये जानकारी इकट्ठा करना तो इंटेलिजेंस एलआईयू का काम था, और अगर वो कुछ इकट्ठा कर पाते तो उस इलाके के कुछ ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकत में कभी रहे हों, तो उनको वो डिटेन कर लेते एक दिन पहले, तो लोगों में थोड़ा सा वो होता, डरते लोग ना करते। ऐसा कोई प्लान हमको लगता था नहीं इसमें, बस ये कि भीड़ आक्रोशित हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके नतीजे में वहां पर ईंटा पत्थर चला, इतनी सी बात है ये। फिर आपको फोन करके बुलाया गया, क्या हुआ? हमको 2 बजे 2:30 बजे के दरमियान एसएसपी साहब का फोन आया, पूछने लगे कि आप कहाँ हैं। हमने कहा हम घर पे नमाज पढ़ के आए हैं। तो उनका कि हमारे इधर तो अटाले पे ईंटा पत्थर चल रहा है। तो हमने कहा हमारे मोहल्ले में तो नॉर्मल मामला है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब लोग नमाज पढ़ के घर चले गए, और इधर तमाम मस्जिदों में नॉर्मलिटी है। इतनी बात हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आके रोकिए। तो हमने कहा इस वक्त तो आके रोकना मुश्किल है, तो काम आपका, रोकिए इसको, आप जैसे रोक सकते हो, हम तो नहीं आ सकते इस वक्त। सही बात है, आप कैसे रोक देंगे? इतनी सी बात हमारी भी शाम को हमारे घर 2 थाने की फोर्स आई, SO2 आए खुलदाबाद और करेली से। वो कहने लगे साहब, अच्छा हम घर पे भी नहीं थे जब वो लोग आए, हम नमाज पढ़ के लौट रहे, देखा हमने गाड़ी खड़ी है, अगर हमारे दिल में चोर डर होता तो हम गाड़ी दे के वापस हो लेते, सामने ही ना करते। फिर भी हम गए, हमने पूछा खैरियत, तो उन्होंने बताया साहब आपको बुलाया गया है और आप चले चलिए। तो हमने कहा कि आप फ़ोन कर देते, हम चले आते, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि प्रशासन से अच्छा रिलेशन था हमारा वहाँ पर। तो उनका नहीं, हम जी हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इधर से आ गए। तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी स्कूटी से गए थाने, स्कूटी थाने में खड़ी करा, फिर हमको पुलिस लाइन ले गए वो लोग। जब पुलिस लाइन ले गए तो हमको लगा कि कुछ गड़बड़ मामला है। जब वहाँ जाकर, आप पुलिस की गाड़ी में नहीं गए थाने, अपनी स्कूटी से? हम अपनी स्कूटी से गए, स्कूटी थाने पे खड़ी करवा लिया उन्होंने, चाबी हमारी एक अपने ऑफिस में किसी को दिलवाई कि ये गाड़ी आपकी पहुँचा देंगे, हम आपको वहाँ छोड़वा देंगे पुलिस लाइन ले जाकर। फिर वहाँ उनको काम था हमें हैंडओवर करना क्राइम ऑफिस में STF को। जब हम STF को हैंडओवर किए गए तो वहाँ पर 40 से 45 लोग पहले से पकड़ के बैठाले जा चुके थे विभिन्न चौराहों से। उसके अगल 40-50 प्रोटेस्टर नहीं थे, वो सब तो आने जाने वाले लोग रास्ते के थे, जो सामान लेके कोई जा रहा, कोई दूध लेने निकला है, कोई सब्जी लेके निकला है, कोई नौकरी करके लौट रहा है, इस तरह के लोग थे। वो 6 से 7 बजे के बीच में जो मिला उनको बस चाटा डंडा मार के गाड़ी में बैठा के भेज दिए गए। वहाँ भी कुछ मारपीट हो रही थी? वहाँ भी मारपीट हो रही थी, वहाँ जो जा रहा था उसको 4-6 डंडा मार रहे थे। जितने लोग हाँ, सबको मारा गया था, सबको डिटेन किया गया, सबको गाली दी जा रही थी वहाँ पर। आपके साथ कुछ? हमारे साथ भी वैसे ही व्यवहार हुआ था।
उसके बाद वो कुछ फ़ोटोज़ दिखा के हमको पूछना चाहते थे कि ये लोग कौन हो सकते हैं, इसमें कौन-कौन संगठन हो सकता है। तो हमने कहा भाई ये तो जो फ़ोटो दिखा रहे हैं सब नौजवान बच्चों की दिख रही है, 15 से 20 साल उम्र के लोगों की, और ये उस इलाके के हैं जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ नहीं, हम रहते नहीं वहाँ पर। आप वहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर को बुलाइए, जो मौजूदा वक़्त में हैं, जो पहले के हैं, और जो वहाँ के सामाजिक नेता हों उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। तो वो आपको पिक्चर की देख कर बता पाएँगे कौन लोग हैं, बाहर के हैं कि वहाँ के, यहाँ के हैं। उसमें हम किसी को नहीं पहचान पाए थे। अब उसमें किस संगठन का हाथ था ये भी कहना मुश्किल था, ये जाँच का विषय था, ये इनका काम है, इनकी एलआईयू का काम पता करना। लेकिन फिर भी जो हमसे जानकारी मिल सकती थी, जो हम समझ रहे थे उस वक़्त पोज़ीशन को देखते हुए, तो हम उनको बता भी रहे थे, कोऑपरेट उस वक़्त भी कर रहे थे उनको। और इस उम्मीद के साथ कोऑपरेट कर रहे थे कि ये हमें 2-4 घंटे में छोड़ देंगे। लेकिन उनकी बदनीयती थी और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। एक तो हमको बुला के बैठाला रात भर, और उसी रात 11 बजे हमारी वाइफ़ को, हमारी बेटी को महिला थाने ले जाकर बैठलवा दिया गया। ये एक गलत व्यवहार उनका था। चूँकि आप जिसको चाहते हैं वो तो आपके पास मौजूद है। तो अब हमारी वाइफ़ का क्या काम था वहाँ पर? उनको करीब 32 घंटा डिटेन किया उन्होंने। संडे को सुबह 9 बजे छोड़ा, और ये कहकर ये हिदायत दे के छोड़ी कि आप घर नहीं जाएँगी। उनको किसी दूसरे घर, रिश्तेदारों के घर उतार दिया गया गाड़ी से, फ़ोटो ले ली गई कि साहब हमने आपको यहाँ उतार दिया है, प्रूफ़ के लिए। और ये बोला गया कि घर हाँ, घर नहीं जाएँगे। और 11 बजे वहाँ बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे कि मकान किसका है, ज़मीन किसकी है, किसके नाम है, रात में 11 बजे सैटरडे की रात में हमारे दरवाजे पर जाकर एक नोटिस चिपका दी गई। रात में 11 बजे 11 जब बजे। आप भी पुलिस कस्टडी में थे? हमारी और वाइफ़ भी पुलिस कस्टडी में वाइफ थी। भी थी, बेटी भी थी, घर पे कोई नहीं था? फ्राइडे को हम चले गए थे, सैटरडे को उन्होंने रात में 11 बजे चिपका दी। जावेद मोहम्मद के नाम से एक नोटिस चिपकाई। मतलब नोटिस रिसीव करने वाला कोई नहीं था आपके घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था, अगर होता तो रिसीव करता। और प्रोसीजर डीए का यही है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का, कि अगर कुछ चीज़ें गलत हैं, मकान गलत बन गया है, ज़मीन गलत है, तो वो आपको नोटिस दे के 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दे के आपसे जवाब लेंगे। उसके बाद पेनल्टी लगाएंगे, मकान थोड़ी तोड़ देंगे किसी का। ये कहाँ का नियम है? तो बहरहाल उन्होंने ये भी ज़्यादती करी हमारे साथ कि संडे को सुबह 9 बजे हमारी वाइफ़, हमारी बेटी को रिलीज़ किया उन्होंने दबाव में, या जो लोग हमारे एडवोकेट्स थे गए वहाँ पर मिलने मिलाने छुड़वाने, तो उनके कहने पर जैसे भी हुआ, आप तो जेल ही में थे, हम तो बंद थे, पूरी जानकारी आप ठीक से। नैनी जेल तब तक आपको? हम नैनी जेल पहुँच चुके थे। नैनी जेल में हम सैटरडे की रात में 11 बजे पहुँचा दिए गए थे 65 लोगों के साथ, और नैनी जेल में थे। और सुबह फिर हमने अखबार पढ़ा, उसमें लिखा था कि डीजीपी उत्तर प्रदेश ने ये आदेश जारी किया है कि जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसका मकान तोड़ा जाएगा। और इन लोगों ने हमें डिक्लेयर कर दिया था कि कॉन्स्पिरेटर हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, मुख्य साजिशकर्ता। तो अब ये साजिशकर्ता इन्होंने किस आधार पर बनाया, कैसे बनाया, क्या उनको सबूत मिला, ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप कह रहे थे कि आप यकीन से गए पुलिस के पास कि आपने तो कुछ किया नहीं जी, है जी। और आपके साथ कुछ नहीं होगा। संडे को जब आपने अखबार पढ़ा कि घर तोड़े जाएंगे ऐसे लोगों के, तब आपको लग रहा था कि आपका भी घर तोड़ा जाएगा? तब तक कोई मैसेज नहीं, आया? हमने अखबार में पढ़ा तो हमें लगा अखबार में छप गई ये खबर, मकान थोड़ी तोड़ा जाएगा। ये मन में अंदर से आया। और फिर वहाँ जेल में हर बैरिक में आजकल टीवी होती है, तो हॉस्पिटल में थे हम, हॉस्पिटलाइज थे वहाँ पर 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो हॉस्पिटल में जो टीवी लगा था उसमें एबीपी न्यूज़ पे 11 बजे शुरू हो गया कि साहब वो बुलडोज़र आ गया, फिर पुलिस दिखाई दी, पीसीओ दिखाई देगी, फिर और आप सब लाइव देख रहे थे? हाँ, लाइव देख रहे थे। अंदर से तकलीफ भी हो रही थी, और हमारे साथ जो 4-5 लोग बंद थे वो भी देख रहे थे। फिर जब तोड़ना शुरू किया तो उन लोगों ने हमें हटा दिया वहाँ से कि आप मत देखिए इसको। अच्छा, आपको टीवी पर भी नहीं देखने दिया? नहीं देखने दिया कि आप ही का मकान तोड़ा जा रहा है, आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, आप हो सकता है बेहोश हो जाएँ, कुछ हो जाए, आदमी होता है ना देखकर। तो बहरहाल हमें तकलीफ तो बहुत थी, लेकिन ये है कि अब उसका कोई वो नहीं था, क्या करते उसमें हम, सिवाय अल्लाह ताला से दुआ करने के अलावा कुछ तो था नहीं। फिर अलग कर दिया गया, हम लेटे रहे, लेटे-लेटे सब चीज़ सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, और मकान घर टूटता रहा हमारा। किसी से बात नहीं करने दिया गया आपको घर में? हम नहीं, घर में तो बात करने का मौका ही नहीं आया, कोई मुलाकात भी नहीं आई हमारी। और हमारे एक वकील आए 10 मिनट के लिए मुलाकात करने, तो हमें कुछ थोड़ा सा
1500 रुपए दे गए खर्चे उर्चे के लिए, अंदर कुछ खाने पीने के लिए, और थोड़ी सी बातें जानकारी दे गए कि कल आपकी फैमिली वगैरह मिलने आएगी। और मालूम हुआ सुबह फिर हमें वहाँ से देवरिया भेज दिया गया। जब हमारी वाइफ नैनी जेल पहुँची मिलने के लिए, उस दिन सुबह हम वहाँ से देवरिया जेल शिफ्ट कर दिए गए थे। 4-5 लोगों को शिफ्ट किया था उन्होंने, उसमें हमें देवरिया भेज दिया, किसी को कानपुर भेजा, किसी को नोएडा भेजा, इस तरीके से आपको वहां से नैनी से देवरिया भेज दिया देवरिया गया, इतना दूर भेज दिया जी गया जी ताकि आप फैमिली और लोगों से कम्युनिकेट परेशान करने की गरज से कि कम्युनिकेशन गैप रहे, सच्चाई सामने ना आने पाए। यहाँ फ्लुएंटली लोग मिलेंगे इलाहाबाद के लोग इनसे, तो ये बहुत सी बातें बताएंगे प्रशासन के बारे में, जो गलतियाँ जो कमियाँ इन्होंने करी है वो सब पर्दे में रहे। हमको ऐसा लगता है इन्हीं कारणों से भेजा हो, क्योंकि वो क्रिमिनल हिस्ट्री हमारी तो पहले से थी नहीं, किसी मुकदमे में कभी बंद थे नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, कभी कोई मुकदमा ही नहीं हुआ, हम कभी जेल ही नहीं गए। यही मुकदमा पहला है और अल्लाह करे आखिरी हो। तो आपने शुरू में 5 मुकदमे लगे थे शुरू में, बस 5 मुकदमे लगाकर, और हर मुकदमे में 20-20 धाराओं के साथ हमें जेल भेजा गया। फिर जब हमारी जमानतें शुरू हुई कराना, तो हमारा राइट है ना जमानत कराना, आपने हमें इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये तो कोर्ट में ट्रायल में तय होगा कि हम हैं या नहीं हैं, तो हमें जमानत कराने दीजिए। तो हमें जमानत नहीं करने दे रहे थे, और जमानत जब हो जाती थी तो एक मुकदमा नया फिर लगा देते थे। यानी कि 5वें से छठा 7वां 8 मुकदमे लगा डाले इन्होंने। और उसी बीच देखा इन्होंने कि भाई इनकी बेल सब हो जा रही, बेल इसलिए हो रही थी कोई गवाह सबूत नहीं था, इलीगल फ्रेम किया था इन्होंने हमारे साथ, जाति की थी, जुल्म करी थी, तो जुल्म ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अदालतें भी समझ रही थी कि गलत हो रहा है, तो अदालतें बेल दे रही थी, तो इन्होंने फ़ौरन क्या किया कि NSA लगा दिया हमारे ऊपर 1.5 महीने के अंदर। और NSA भी, हम जेल में हैं और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग रहा है हमारे ऊपर। वो तो बाहर अगर हम रह कोई एक्टिविटी इसी कर रहे हैं तब लगाइए हमको, जेल में रहकर हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे, वही ट्रांसफ़र थे इलाहाबाद से देवरिया, तो ये भी जुल्म था हमारे साथ। फिर जब NSA की प्रोसीजर शुरू किया गया, NSA में ये कोर्ट को गुमराह करते रहे, कोर्ट में बहस नहीं होने देते थे, लंबी लंबी डेट ले लेते थे, लिंगर ऑन कर रहे थे। बहरहाल कोर्ट ने भी समाअत पूरी करी और केस को रिजर्व कर लिया, और वो आज तक रिजर्व है, अभी तक कोई फैसला उसका नहीं आया। फिर जब NSA ख़त्म हो गया तो इनको लगा निकल जाएंगे, तो उन्होंने गैंगस्टर लगा दिया। NSA के बाद आपने NSA के बाद गैंगस्टर का ही लगता है। अब गैंगस्टर में भी हमको 4 महीना घसीटा इन लोगों ने, अदालतों गुमराह कर करके, टाइम लंबा लंबा डेट लेकर, हमारे वकील को अपीयर नहीं होने देते थे, साजिश करते थे कि ये चीज़ चलती रहे, लेट होते रहे ये। लेकिन उसमें भी हमको कितना रोकेंगे आप, अंधेरी रात के बाद सुबह तो होनी है। गैंगस्टर वाले में भी आपको बेल मिली? बेल मिल गई, बहुत अच्छी बेल मिली। अब ऑर्डर पढ़िए तो उससे मालूम होगा कि गैंगस्टर गलत लगा है हमारे, उसमें साफ साफ कोर्ट ने लिखा है कि ये गलत लगाया गया इनके ऊपर, और उसी के तहत, उसी ऑर्डर के तहत हम इसको चैलेंज भी करेंगे 482 में, क्वेश्चन करने के लिए कि ये आरोप गलत सिद्ध हो और हम बरी हो इससे। बेल के समय जो कोर्ट का कमेंट है वो उसके 2 लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कोर्ट ने कमेंट किया है। लर्नड अपोजिट पार्टी मतलब पुलिस हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एप्लीकेंट comes within the definition of gangster and gang under UP Gangster and Anti-Social Amendment Act 1986। इसका मतलब पुलिस ने जो भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया मटेरियल, उसमें से कोई भी सफिशिएंट नहीं था आपको गैंगस्टर या गैंग का मेंबर डिफाइन करने। यस राइट, कोर्ट ने ये बेल ऑर्डर में आपके बहुत ही साफ तौर पे कहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको उसके बाद कितने दिन तक फिर घसीटा गया? 4 महीने घसीटा गया। जब गैंगस्टर खत्म हो गया, बेल मिल गई, तब इन्होंने एक ड्रामा और किया। अब बताइए NSA के बाद गैंगस्टर का क्या उचित है, और गैंगस्टर के बाद कुछ होता है? गैंगस्टर के बाद इन्होंने फिर एक तलबी लगाई, जिस केस में हमको बेल मिल चुकी थी, रिहाई जा चुकी थी देवरिया जेल। हमें तलबी लगा के इलाहाबाद बुलाया, इलाहाबाद बुलाने के बाद एक केस और लगा दिया कि आपके घर का जब डेमोलिशिंग हो रहा था तो उस वक्त उसमें 2 कट्टे निकले थे। अब हमारे वकील ने आर्गू किया जज से कि साहब 21 महीना कहाँ थे, और ये अखबार उस वक्त का, उस दिन का है, इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट पुलिस के लिखे हुए हैं, जो जो सामान निकला, सारी मीडिया वहाँ थी, ना किसी ने इस तरह कोई चीज़ देखी, ना इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया उस वक्त। आज 21 महीने बाद ही बता रहे हैं, हास्यास्पद है ये। तो कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी डांट डपट थोड़ी सी करी, लेकिन कोर्ट का काम है कि उनकी बात सुनना,
जब उन्होंने एलिगेशन लगाया है तो कोर्ट ने एक डेट फिक्स करी, फिर हमें 2-3 दिन के बाद उसमें बेल दिया। तो उसको प्रूफ कर पाए वो लोग ना कि प्रूफ क्या कर दो पाए कट्टे मिले थे? वो खाली उन्होंने एक पर्चा बना के दाखिल कर दिया, एक केस लगा दिया हमारे पर, और कि कुछ दिन और इसमें फंसे रहे ये। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस में आप पे मुकदमा पर मुकदमा लगाते हुए 1 साल 9 महीना 5 दिन आपका जेल में हो जी गया। जी। तो ये जेल का समय कैसा था, जो जैसे आपको बेल मिलती थी आपको लगता होगा कि अब मैं बाहर आ जाऊंगा? अब हमको लगता था कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना कर चुके थे कि उसके बाद डर लगता था कि अब फिर न कुछ कोई आ जाए, फिर न कोई नया मुकदमा आ जाए, क्योंकि एकदम विश्वास खत्म हो चुका था, अविश्वास ही विश्वास रह चुका था। अब आप ये बताइए कि जिस तरह की हालात इन्होंने डेवलप करी हमारे साथ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, तो उससे क्या रिस्पॉन्स, क्या शहर में इत्तला जाएगी, क्या कोई कभी प्रशासन के करीब आएगा, प्रशासन के करीब रहकर प्रशासन के साथ खड़ा होगा किसी मामले में? जब इस तरह के जुल्म ज्यादती आप करेंगे किसी के साथ, तो दूसरे देख नहीं रहे उसको, पूरा शहर देख रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको फंसाया गया, पुलिस की ऐसी मानसिकता थी, उनकी नीयत ऐसी थी, तो आपको ही क्यों चुना गया, आपको ही क्यों फंसाया गया? देखिए, जब कोई इंसिडेंट होता है ना, तो जो अधिकारी होता है, मेन पुलिस का अधिकारी होता है, तो उसको ये होता है उसके अंदर कि हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लें मैटर को, ताकि हमारे ऊपर कोई गाज न गिरे ऊपर से। तो अब इसमें उसको लगा कि इनको कहाँ सेट करें हम, एक बड़ा नाम है शहर का सामाजिक कार्यकर्ता में, और तमाम इशूज़ पे रहते हैं ये इस तरह के मामलात में, तो उनको अच्छा नाम मिल गया, अच्छा व्यक्ति सिर्फ इस उम्मीद पे चला गया कि हमें बुलाया गया बातचीत करने के लिए, तो हम बातचीत करके जाकर देखें हम क्या कोऑपरेट कर सकते हैं इस इंसिडेंट पर। तो ये हमारे साथ विश्वासघाती तो हुआ ना, और उन्होंने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे नाम के आगे लगा दिया साहब कि हमने कॉन्स्पिरेटर को पकड़ लिया। पकड़ा कहाँ कॉन्स्पिरेटर को? पकड़ा तो उसे आता है किसी को आप रात में घर से उसके उठा के ले जाएं। तो पहला झूठ तो उनका यही था कि उन्होंने कहा हमने पकड़ लिया, 2 मंजिल पे सो रहे थे, रात में पकड़ के ले गए। हमारी स्कूटर गवाह है कि खुलदाबाद थाने में खड़ी रही, और 6 महीने बाद हमारे घर के लोगों ने उसको रिलीज कराया। उन्होंने गुमशुदगी में डाल दिया था उसको। अच्छा, आपका स्कूटर जो आप चला के लेके जी, उन्होंने कहा हम भिजवा देंगे, कहाँ भेजा उन्होंने? ये और विश्वासघाती है। वही अफसर जो अक्सर मीटिंग्स में बैठते थे साथ में, चाय पीते थे साथ में, उन सब के अंदर बेरुखी हो चुकी थी। आप उन अफसरों के साथ आपका उठना बैठना था पहले से? अरे भाई, हम बता तो रहे हैं ना कि इतने बड़े इशू में कब्रिस्तान कमेटी के हम अध्यक्ष थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर से 500 लोगों को कब्रिस्तान से खाली कराया गया, तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो खाली किया था। सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी, डीएम का आदेश, एसएसपी का आदेश, तभी तो इतनी फोर्स गई, बुलडोजर गया डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जाके वहाँ से लोगों को हटाया गया। तो उन सब चीज़ों से जब आप काम करेंगे समाज में, तो आपका सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से रिश्ता नहीं बनेगा। बिल्कुल रहता है। भाई सारे डीएम एडीएम रोज काम पड़ता था हम लोगों को, रोज मान लीजिए कभी कोई मेमोरेंडम देना हुआ, कभी कोई मामला आ गया तो वहाँ उसके लिए खड़े होना पड़ा, तो वो साथ तो रहता ही है। पुलिस का साथ कम था हमारा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का साथ ज़्यादा था हमारा। जैसे जब कोई घर होता है तो घर में सिर्फ लैंड का मसला नहीं होता है, जी जी। उस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, वाटर कनेक्शन भी होता है, जी जी। ठीक है, तमाम चीज़ें होती हैं जिनके बिल्स वगैरह आते हैं। तो क्या बाकी सारी जितनी अथॉरिटीज़ थी उन सब ने अपने कनेक्शंस को बंद किया, वो टर्मिनेट हुआ, या अभी भी आपके पास बिल वगैरह आता है? देखिए, उस वक्त मकान हमारी वाइफ के नाम से था, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सारी सरकारी जो सेवाएं होती थी वो सब वाइफ के नाम से आती थी। उन्होंने मकान तो बुलडोज कर दिया, बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होगा, जब मकान ही टूट गया तो कनेक्शन हो गया होगा, मीटर का क्या हुआ अभी नहीं पता। लेकिन अभी कल ही हमारे पास नगर निगम से बिल्स आए हैं, हाउस टैक्स के भी आए हैं और सीवर टैक्स के भी आए हैं। तो वो हमारा मकान वहाँ वाइफ के नाम रजिस्टर्ड है, तभी तो वो बिल भेज रहे हैं हमको। और उनको भी नहीं मालूम 2 साल से टूटा हुआ मकान पड़ा, उसमें क्या टैक्स वसूलेंगे वो हमसे। मतलब उनको भी नहीं पता? नहीं पता, आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे मोबाइल, चूंकि हमारा मोबाइल रजिस्टर है नंबर, कब आया वैसे? यस्टरडे लिखा है ना, कल आया, टैक्स पेयर करके लिखा है इसमें। आप सीए मूवमेंट के दौरान भी आपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, 1.5 महीने या 2.5 महीने? हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया था, कुछ संगठन ने मिलकर इलाहाबाद शहर में ऑर्गेनाइज किया था। हम उसमें कभी कभी जाया आया करते थे, तमाम लोग जाते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाते थे, हम भी जाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कोरोना स्टार्ट होने लगा और दिल्ली का शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने
कई लोगों को अप्रोच किया, उसमें हमको भी अप्रोच किया था। तो हमने अपने साथियों से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स थे या सोशल वैल्यूज़ पर काम करने वाले लोग थे, उन लोगों की मीटिंग करी। मीटिंग करके हमने कहा कि प्रशासन ऐसा कहता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, और प्रशासन उस वक्त ख़त्म नहीं करा रहा था, वो सिर्फ कह रहा था कि आप इसको एज इट इज़ स्टॉप कर दीजिए, और जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो फिर शुरू कर लीजिएगा। ये कंडीशन उसकी थी। तो उसके लिए हमने सबके साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ, विभिन्न संगठन के लोगों के साथ, अपने हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ मिलकर कोशिश करी थी, और प्रशासन को ले जाकर साथ में हम लोगों ने 20-25 लोगों को, अपने साथ के लोगों को बुलाकर प्रशासन के साथ जाकर वहाँ पर उन लोगों से जो चला रहे थे प्रोटेस्ट, निवेदन किया था कि अब कल से कोरोना है तो आप इनका कहना मानिए और उसको समाप्त कर दीजिए। समाप्त हो गया था वो एक दिन के उस बाद। वक्त आपके और प्रशासन के बीच उस वक्त किसी तरह का टकराव हुआ था, कोई मुकदमा? उस वक्त हम 20 साल 30 साल से इस तरह काम, इस तरह की सेवा अपने शहर में देते आ रहे थे पब्लिक को। तो प्रशासन से 20-25 साल का रिलेशन था, कभी कोई टकराहट की बात नहीं हुई। ये तो पहली बार अजीब चीज़ हुई है, और इस हुकूमत में हुई है, और इस ऐसी हुकूमत में हुई है जो हुकूमत खुद ये नारा देती, सबका साथ सबका विकास। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि या तो प्रशासन गुमराह कर रहा है सरकार को, या सरकार ने प्रशासन को निहत्था छोड़ दिया, चाहे जो करो। तो आपको लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ सबका विकास अगर हो रहा होता, नारा सच्चा होता, तो 21 महीना हम जेल में क्यों रहते? कानपुर में सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई क्यों होती? इलाहाबाद में करीब 125 लोग बंदी बना दिए गए इस मुकदमे में, क्यों होता? सही जांच होती ना इसकी कम से कम। उत्तर प्रदेश सरकार को एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी, जो नहीं कराई गई। जो 40 साल पुराना मामला मुरादाबाद का है, अब मुरादाबाद की जांच कराई जा रही है, सुना होगा आपने, हमने अखबार में सुना ये जेल में रहते हुए। तो हमें आश्चर्य हुआ कि जो करंट है, आपके समय में जो चीज़ें इलाहाबाद में हुई हैं, उस पर आपने कोई जांच नहीं कराई। पर यूपी पुलिस ने तो अपनी पीठ थपथपाई कि उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता को जेल भेज दिया। तो उनके थपथपाने से क्या होता है? उन्होंने अगर सही किया होता, अगर सही लोगों को पकड़ा होता, तो उससे ये एक मैसेज जाता कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें ना होती। तो आपको लगता है कि ये जो क्लैश हुआ था इसमें जो जो लोग भी वायलेंस में शामिल थे, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, उनको नहीं पकड़ा गया अभी तक? हमको क्या लगता है, पूरे शहर को लगता है गलत हुआ है इसमें। पूरा शहर जानता है कि सारे लोग गलत पकड़े गए। उसमें कोई कॉलेज का टीचर पकड़ लिया गया, कोई कहीं काम करने वाला पकड़ लिया गया। जो 65 लोग हमारे साथ बंद किए गए जेल में, उसमें कोई भी एक व्यक्ति पत्थर चलाने वाला नहीं था। वो सब, ये बात इतना कॉन्फिडेंस से कैसे हम इसलिए कह सकते हैं, सब वहाँ हमारे साथ बैठे थे, हमारे साथ जेल गए, 24 घंटा साथ में रहे। हम सबसे पूछ रहे थे आप कौन है, कहाँ के, और हम किसी को जानते भी नहीं उसमें से। जो आपको जानता था कोई उसमें 2-4 लोग जानने वाले थे हमारे, जो कि चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता थे तो हमको तो अधिकांश लोग जानते थे, लेकिन हम किसी को नहीं जानते थे उसमें से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मोबाइल का युग है। अगर वो मैसेज हमने 20, 25, 50 लोगों को भेजा होता मोबाइल से अपने, या किसी और मोबाइल से कहीं से भेजा, तो कुछ सबूत तो मिलता। आपका मोबाइल जमा करवाया था पुलिस ने, उसमें क्या इस तरह का पुलिस को सबूत मिला कि आपके मोबाइल से लोगों को मोबिलाइज होने को कहा गया या प्रोटेस्ट करने को कहा गया? आपने इस तरह का कोई कॉल दिया था या मैसेज फॉरवर्ड किया था, या इस तरह के ग्रुप्स में थे आप? यदि कोई चीज़ हमारे मोबाइल में उनको मिली होती तो वो गवाह के तौर पर हमारे केस में जोड़ दिया जाता। तो मोबाइल तुम्हारा आज भी वहीं रखा हुआ है। IT एक्ट लगाया उन्होंने। एक फेसबुक का एक मैसेज दिखाया था हमको कि आपने ये लिखा था, और उस मैसेज को अगर आप पढ़िए तो उसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी इंसान को है। हमने एक टिप्पणी करी थी एक न्यूज़पेपर पर, अमर उजाला की एक कटिंग पर, मोहन भागवत जी कुछ कह रहे थे, उस पर हमने अपनी एक विचार लिखे थे। उस पर उन्होंने मुकदमा एक IT एक्ट का लगाया था हमारे ऊपर। लेकिन वो इस दंगे से का मतलब, इस दंगा कह रहे हैं, इस बवाल से कोई मतलब नहीं था। जैसे ये कहा जाता है कि ये आरोप है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी, योगी गवर्नमेंट पे भी, भाजपा की गवर्नमेंट पे, कि भाजपा की गवर्नमेंट पे माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार बढ़ रहा है और माइनॉरिटीज़ के लिए प्रशासन से जस्टिस पाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या आपने ये चीज़ फील की पिछले 2 सालों में? बिल्कुल फील की हमने। भाई देखिए, आपके सामने हम मौजूद हैं, 10-10 मुकदमे में बंद हैं, और हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले नहीं रही। कांग्रेस शासन भी रहा, उसके बाद दूसरी पार्टियों का शासन भी आया, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का भी आया, बहुजन समाज का भी आया,
कभी इन लोगों के उसमें हम पर या और लोगों पर जुल्म ज्यादती होती नहीं देखा हमने इस तरह, जिस तरह अब हो रही है इस वक्त तो मास लेवल पर हो रही है। मास लेवल पर तो कानपुर में हुआ है, लोगों को बंद किया गया है, वहाँ भी एनएसए लगाया लोगों पर, कई लोगों पर एनएसए लगाया गया है, वो सब एनएसए में बंद हैं आज भी। तो ये सब इस सरकार में हो रहा है ना, और इस सरकार में उस सरकार में हो रहा है जो राम राज की बात कर रही है। राम का राज है, और राम के राज में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं कि जुल्म ज़्यादती हो रही, तो कौन सा राम राज है? आपने जेल में काफी वक्त बिताया, तो क्या जेल में भी आपको ऐसे लोग मिले, आपके जैसे और लोग मिले क्या वहाँ? जेल में हम देवरिया में थे। देवरिया के लोगों को तो हम बहुत जानते नहीं थे, लेकिन देवरिया में बैकवर्ड क्लास और मुसलमान, खासकर दो बिरादरी के लोगों को बहुत से मामले में फंसाया जा रहा था, और बहुत से मामलों में वो जेल भेजे जा रहे थे। उसमें जैसे कि एक तो 358 होता है ना, वो गौ खुशी का मामला, उसमें बहुत से लोगों को बंदी बनाया जा रहा था। उसमें यादव बिरादरी के लोग बहुत से आ रहे थे और मुस्लिम भी आ रहे थे, और उसमें ये बताते थे कि साहब हम अपना ही जानवर लेके जा रहे थे, हमें भेज दिया गया। और जेल की भी हालत आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार न जेल में कोई सुधार कर रही है, न अदालतों में कोई सुधार कर पा रही है। आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं ना कि मजबूत बड़ा बन रहा है, कितना एयरपोर्ट बना दिया, कितनी 4 लेन सड़कें बना दिया, कितना विकास हो गया, विकास का कितना गाना टीवी पर सुनने को आ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो अदालतें उतनी की उतनी ही रुकी हुई हैं, और अदालतों में जो मुकदमे डंप हैं, कितने डंप हैं। एक आदमी का एक मुकदमा 1 महीने में आता है, 15 दिन में आता है, और उसमें सुनवाई नहीं हो पाती। इतनी लंबी लिस्ट होती है, चाहे लोअर कोर्ट्स का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट्स का मामला हो। और बेचारा बंदी जो होता है एक डेट की उम्मीद पे 15 दिन इंतज़ार करता है कि अब अगली डेट में हमारी सुनवाई हो जाएगी, बेल मिल जाएगी हमको, और वो आती है तो मालूम होता टेकअप ही नहीं हुआ उसको। नंबर ऑफ जजेस कम है, नंबर ऑफ अदालतें कम हैं, उस पर कोई विकास नहीं हो रहा है। पूरे भारत के लोगों को बंदी बना के ठूसा जा रहा है। जिस जेल में हम बंद थे उस जेल की कैपेसिटी 600 लोगों की है मात्र, वहाँ 2100-2200 लोग भरे पड़े हैं। तो आप सोचिए कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे। अच्छा, कोई बात इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आप हमको बताना चाहते हो, या जनता को बताना चाहते हो, या सरकार को एड्रेस करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम इस इंसिडेंट का, जो इलाहाबाद में अटाला के नाम से बवाल मशहूर है, उसकी एक निष्पक्ष जांच कराए। और निष्पक्ष जांच होने से जो लोग बेकसूर बंद हुए हैं अगर छूटते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी कि वाकई राम राज है, राम का ही राज है। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक हमारे पास पुलिस का पक्ष था, मीडिया का एक धड़ा जो लगातार पुलिस के पक्ष को लगातार एम्पलीफाई कर रहा था वो था, लेकिन इनका पक्ष हमारे पास नहीं था। अब इनका भी पक्ष हमारे पास है, और इनके पक्ष को सुनने के बाद ये बात तो ज़रूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये चाहते भी यही हैं कि सरकार इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराए। और इनका एक और भी जो बात इन्होंने उठाई कि अदालतों का जो प्रोसीजर है कि किसी निर्दोष आदमी को भी बहुत लंबा वक्त लग सकता है खुद को बेगुनाह साबित करने पे। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और पत्रकारिता को आज़ाद रखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।